रैंकिंग टॉपिक वैसा ही है, मतलब जो आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा। जब भी हम कभी अपना रिजल्ट देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारी नंबर बॉटम से, यानी यहाँ पे मान लो नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे, जैसे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और सो ऑन, काफ़ी नंबर्स हैं, और मान लो 100 नीचे टोटल स्टूडेंट 100 है। तो इसमें बस यही पूछा गया है कि अगर मान लो किसी पर्सन का नेम बॉटम से या फिर टॉप से दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, है ना। अगर टॉप से दिया हुआ है तो बॉटम से उसकी रैंक कितनी होगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं रैंकिंग के अंदर। और रैंकिंग में बहुत सीधे से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बस ये होता है कि कई बार हम लोग समझने में गलती कर देते हैं उनको, और जब समझ में नहीं आ रहे होते तो गड़बड़ी हो जाती है वहां पे। तो रैंकिंग में एक तो ये होगा, और एक होता है ये कि वहां पे जो नंबर दिए हुए होते हैं, जैसे 5 4 3 4, इस तरह से कुछ नंबर दिए हुए हैं, वो ये पूछ सकता है कि ऐसे कितने 4 हैं जिसके बाद में 3 आ रहा है, ऐसे कितने 4 हैं जिसके बाद में 3 आ रहा है। तो बस देखो यहाँ पे एक ये वाला 4 है, एक ये वाला 4 है, एक ये वाला 4 है, तो टोटल कितने 4 है, 3 4 है ना, नंबर 4। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने में मिलेंगे। इसको बोलते हैं, मतलब जो पहले आता है उसे बोलते हैं प्रीसीडिंग, और जो बाद में देन फॉलोइंग, है ना। तो प्रीसीडिंग और फॉलोइंग हिंदी में देख लेना आप उसके अंदर कि भाई ऐसे कितने 4 जिसके पहले और बाद में, मतलब ऐसे वो पूछ सकता है कि पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। उसमें भी ये वाला अप्रोच लग रहा होता है। एक तो ये क्वेश्चन है। एक है जो लिस्ट लगती है, उसमें ये बोलेगा कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो देखिए आप। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले वो लिखिएगा आप। लिखिए राम, मतलब राम रैंक्स 7th from the top and 26th from the bottom in a class how many students are there in the class। अब देखो क्वेश्चन वो सिंपल सा है। देखो सर सॉल्यूशन देखो, बोल रहा है राम की रैंक टॉप से 7th नंबर पे है। मान लो ये टॉप पॉइंट है और टॉप से ये 7th नंबर पे है राम, 7th। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले कितने बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, 6 स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ पाती है कि भाई अगर किसी के नंबर 7th नंबर पे कोई है तो उसका मतलब क्या हुआ, उससे पहले कितने लोग होंगे, 6 होंगे। यस और नो। और सिमिलरली उसने दूसरी लाइन बोली हुई है कि उसकी बॉटम से रैंक 26 है। 26 मान लो बॉटम ये रहा, और बॉटम से उसकी रैंक 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पहले 25 स्टूडेंट्स और होंगे। यस और नो। ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, तो बहुत सिंपल सा है, 25 प्लस 6 और प्लस 1 जो राम बीच में है। ठीक है, तो कितना हो गया, 32। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 32। ये बात समझ में आई कैसे किया मैंने। हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिए। बॉटम में 26 नंबर पे है तो उससे पहले 25 बच्चे होंगे। टॉप से 7th नंबर पर है, मतलब उससे पहले 6 बच्चे होंगे, और एक वो खुद।
या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर सकते हो, बॉटम से रैंक प्लस टॉप से रैंक -1। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बॉटम से रैंक प्लस टॉप से रैंक -1 इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट। लिख लो इसको, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो इसी चीज से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे कैसे, अगर मान लो किसी की बॉटम से रैंक निकालनी है तो टोटल स्टूडेंट्स, इसको उधर लेके जाओ, माइनस टॉप से रैंक एंड +1। ये वाला समझ में आया फंडा कैसे किया? जब कुछ चीजों को हम लोग इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। बात समझ आई? बी यानी बॉटम से रैंक, बॉटम रैंक। ठीक है, यहां पे बी यानी बॉटम रैंक। ये बात समझ में आई? है ना। इसी तरह से अगर आपको टॉप से रैंक दी गई हो तो लिख लो टॉप से रैंक गिवन है, मतलब टॉप से रैंक निकालनी है, टॉप रैंक, टॉप से रैंक निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस बॉटम रैंक और +1। बस ये आंसर निकला। इस पे अप्लाई करके देख लो आप। मान लो इसमें बोल देता वो कि टोटल स्टूडेंट है 32 और टॉप से रैंक दी हुई है 7, बॉटम से रैंक निकाली है, तो हमें बॉटम से रैंक निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से रैंक इक्वल्स टू टोटल, उसने बोल दिया 32 और टॉप से हमें रैंक दी हुई होती, उसने कितनी दी हुई थी, 7 दी हुई होती, तो -7 और फिर हम लोग करते +1। तो देखो यहाँ पे 32 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 25 + 1 26। तो रैंक क्या आती, बॉटम से 26 नंबर पे है। बात समझ में आ गई? वही था क्वेश्चन में भी, यानी इसी फॉर्मूले से हम तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, बॉटम से रैंक प्लस टॉप से रैंक -1 इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लो उनके प्लेस को अगर हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, प्लेस इंटरचेंज करने के बाद रैंक क्या होगी या फिर उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो मैं ऐसे बता देता हूं आपको, या फिर पहले कुछ क्वेश्चन कर लो। आज क्वेश्चन करोगे कुछ? है ना, कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करो पहले आप, है ना। तो क्यूब एंड डाइस में होगा क्या कि क्यूब कुछ इस तरीके से होता है जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसमें 6 फेस होते हैं, है ना, फेस है सतह है इस तरीके से, 8 कॉर्नर्स यानी किनारे, 12 एजेस, एजेस मतलब जहां पे 2 दीवारें आके मिलती है ना उसे बोलते हैं एज, और कॉर्नर मतलब कोना होता है, कोना जिसमें चारों तरफ से 3 तरफ से 1 2 3 तरफ से दीवारें आके मिलती है, तो जो बन गया वो कोना। और जहां पे 2 दीवारें एक साथ मिलती हैं उसे बोलते हैं कॉर्नर्स, ठीक है ना, सॉरी एजेस, ठीक है। और साइड होती हैं 3। ये आपको बेसिकली क्यूब का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो आता है डाइस के ऊपर, कि इसमें डाइस में आपको बताना होता है अपोजिट फेस पे नंबर कौन सा होगा, ठीक है। और फिर एक होता है ओपन डाइस, वो इस तरीके से खुला हुआ होता है ना। तो इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसे कि यहां पे देता हूं मैं आपको। तो एक तो डाइस 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस। तो मैं उसी वाले पीडीएफ पे जाता हूँ जो पहले मैं करा ही रहा था आपको।
देखिए यहाँ पे डाइस, यानी वो लूडो वाला डाइस जो आपने देखा है, जिसे हम लोग पासा भी बोल सकते हैं, वो पूरा एक बार मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, फिर आपको समझाता हूँ मैं उसमें। मान लीजिए इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप डाइस बना लो, जैसे आपको ठीक लगता हो। ये डाइस बन गया है ना। ऐसे ही वो बोलेगा कि एक डाइस फेंका जा रहा है या फिर 2 डाइस है, उसके एक सतह पर यानी टॉप पर मान लो 3 लिखा हुआ है, तो आपको एक टाइम में डाइस के 3 ही साइड दिख सकते हैं, है ना। मैक्सिमम साइड कितने दिख सकते हैं? 3। तो यहाँ मान लो 1 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो इस डाइस को जब हम यूँ लिखते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं सिंपली नंबरों के फॉर्म में 3, 1, 4। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 सतहों पे ये नंबर दिख रहे हैं हम लोगों को। तो डाइस के एट ए टाइम आपको 3 साइड दिख सकते हैं और उन पर ये नंबर लिखे हुए हैं। फिर हमने क्या किया, डाइस को घुमा दिया, रोल कर दिया, है ना। और घुमाने के बाद आपको जो नंबर दिख रहे हैं वो हैं 4, 2, 6, ठीक है। क्योंकि साइड चेंज हो जाएंगी, जो पहले दिख रही थी अब नहीं दिखेंगी आपको। तो अब आगे, अब इसमें ये पूछ सकता है आपसे कि बताइए 3 के ऑपोजिट कौन सी सतह होगी, 3 के ऑपोजिट कौन सी सतह होगी। तो इसका देखो बेसिक रूल क्या है। फर्स्ट, जब 2 सिचुएशंस आपको दी गई हो, जब डाइस की 2 सिचुएशंस आपको दी गई हो, जैसे यहाँ पे ये पहली सिचुएशन दी हुई है इधर की तरफ और ये दूसरी दी हुई है, अगर दोनों में एक नंबर कॉमन है, आप चेक करो, आप देखोगे कि एक नंबर दोनों में कौन सा कॉमन है? 4। दोनों में क्या आ रहा है? 4। दोनों में क्या हो गया? एक नंबर जब कॉमन हो 4, ठीक है, तो क्या करो आप 4 से स्टार्ट करते हुए इनको आप नंबरों को एक क्रम में लिख लो, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, इन नंबरों को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए लिख लिया। तो 4, 4 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 4, 4 के बाद 1 और 1 के बाद 3, ऐसे लिखेंगे, है ना। घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए हमने क्या लिख दिया, नंबरों का क्रम लिखा है। तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, इतना क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम लिख देंगे 4 से शुरुआत करते हुए घड़ी की दिशा में नंबरों को। तो 4 आ गया, फिर 2 आएगा और फिर 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें हमें जो विपरीत नंबर बताने थे ना, अपोजिट सतह पे कौन सा नंबर होगा, तो देखो 1 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। तो हमें मालूम पड़ गया कि 1 के अपोजिट होगा 2 और 3 के अपोजिट होगा 6। अब 2 नंबर बच गए, क्योंकि 5 पे होते हैं 6 नंबर, ठीक है ना। बच क्या गया 4 और 5। तो 4 और 5 क्या होंगे? विपरीत सतह पर होंगे, या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि ये ऑपोजिट साइड में होंगे। डन। तो 1 और 2, 3 और 6, 4 और 5, ये तो होता है क्लोज्ड डाइस। एक होता है ओपन डाइस, कि हमने डाइस को खोल दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, है ना। मतलब बेसिकली इक्वल इक्वल होते हैं ये। तो देख लो जरा एक बार, मतलब इस तरीके से ये बन गया। और ठीक है, इस तरह से नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब इसे पूछ सकता है कि 1 के ऑपोजिट लेटर, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या किसी भी नंबर के अपोजिट पूछ सकता है कि ये ओपन डाइस है, खुला डाइस है, इसमें कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा याद रखो,
ऐसे मानो 1 के लिए पूछा हुआ है, तो 1 के बाद एक छोड़कर दूसरा, तो 1 के लिए हो जाएगा अपोजिट 3, 1 के लिए अपोजिट हो जाएगा 3। अब आपको मन में आ सकता है कि यार 5 और 6 क्यों नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसी लाइन में देखना, मतलब उसी कॉलम में देखना है, या फिर उसी एक ही लाइन में देखना है। जब कोई पूछेगा कि 5 के लिए अपोजिट कौन होगा, तो एक छोड़ दो 5 वाली लाइन में, तो 5 में एक छोड़ कर क्या आएगा 6, क्योंकि 5 की लाइन नीचे चलती नहीं है, इधर की तरफ चल रही है, तो 5 के लिए कौन सा हो जाएगा अपोजिट नंबर 6। और अगर हमने 2 पेयर निकाल लिए, अगर हमें 2 ग्रुप मालूम पड़ गए, तो हम जानते हैं कुल मिला के 6 नंबर होते हैं, ठीक है। 2 पेयर आ चुके हैं जो अपोजिट हैं, तो बच गया वो आपस में अपोजिट होगा, 2 और 4 क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से खुला डाइस बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है वो है ये, देखो एक बार, हाँ ये समझ में आ गया एक बार, इसमें बताओ। हाँ ये समझ में आ गई वाली बात। ये बात हाँ, बाकी चिंता मत करिएगा आप लोग, जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे भी समझ में आ जाएंगे कि हम लोग है ना ये करने के बाद 2 या 3 पेपर करेंगे सॉल्व, तो उसमें अपने आप ही सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो वहां पर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला है, आप लोगों ने देखा भी होगा, 1 2 3 4 5 A B C D, ठीक है। इससे पूछते हैं कि बताइए कौन से लेटर किसके से अपोजिट है, 2 के अपोजिट बताइए। जवाब इसमें देखते हैं यार, 2 के बाद एक छोड़कर दूसरा क्या है, तो एक छोड़कर ये दूसरा जो दिया हुआ है ना, ये पूरा नहीं है, ये 1/4 पार्ट है। तो कोई पूछे कि 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट B भी है, ध्यान रखना, ये 2 के अपोजिट ये भी B है, ये A भी है, B, ये सब कुछ है, ठीक है ना, ABCD। तो 2 के अपोजिट अगर कोई पूछता है ना इसमें, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा ABCD। बाकी 1 के अपोजिट, तो 1 छोड़कर दूसरा कौन सा है, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, ठीक है। तो दिस इज आंसर डन। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से डाइस में हम लोग निकालते हैं कि कौन सा अब बस इसी के अंदर वो कभी नंबर की अल्फाबेट दे देगा, कभी सिंबल दे देगा, कभी डॉट लगा देगा। बेसिक फंडा यही है ना, बेसिक जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत? हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। एक होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, बस मैं हल्का सा बता रहा हूँ, क्योंकि देखो उसमें होता क्या ना, इस तरीके से दिया होता है, मान लो पहले यूं दे दिया उसने, ठीक है, एक बॉक्स, फिर वो अगली बार देता है इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि इसको यूं फोल्ड कर दिया है, इसको यूं फोल्ड कर दिया पेपर को, ठीक है, फिर वो अगली बार देगा इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, अब इसको यूं फोल्ड कर दिया है, बात समझ में आ गई। और फिर वो बोलेगा कि यहाँ पे एक कट लगा दिया, यहाँ पे एक कट। अब बताओ कि ये जब ओपन करेंगे तो किस तरीके का बनेगा डायग्राम। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको रिवर्स कर देना है, रिवर्स। जैसे जैसे फोल्ड किया गया है ना, वैसे वैसे अनफोल्ड कर दो इसको, मतलब खोल दो, और यूं बनाते हुए चले जाओ इसका। तो देखो ये ऐसा ही बनेगा जो ग्रीन से मैंने बनाया है। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको यूं खोल दिया, ठीक है, और फिर इसको यूं खोल दिया, आपको दिख रहा होगा एरो। तो इस तरीके से आप पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन में जो आते हैं वो कर सकते हो आप। आपको करना क्या है, जस्ट उसको रिवर्स कर दो, जैसे जैसे फोल्ड किया गया है वैसे वैसे खोलते हुए उसमें जो भी चिन्ह या निशान बनाए हुए हैं उसको बनाते हुए चले जाएं। क्या ये वाली बात कैच कर पाए आप लोग? अगर नहीं आ रहा तो बता देना है ना, बाकी तो अभी हम एग्जांपल और करेंगे इसके, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
बट पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग बहुत सिंपल है। जैसे आप घर में पेपर लेके देख लो, है ना, पेपर को फोल्ड करो, एक कोना काट दो, कोना या फिर कहीं से भी काटना हो यहाँ से काट दो, और फिर उसको खोलो, तो आपको अपने समझ में आएगा कि यार कैसे बना। लेकिन ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप बंद करना है, फोल्ड करना है मतलब, और फिर स्टेप बाय स्टेप खोलिएगा, तो आपको समझ में आएगी चीजें कि किस तरीके से पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग होती है। इतना क्लियर। अब एक और इसी में टॉपिक होता है, वो होता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है, अब इसमें आप देख रहे हो कि आपको कई सारे फिगर इमेज दिख जाएंगे, है ना। अब वो इसमें कोई भी इमेज देके पूछ सकता है कि बताओ ये वाला फिगर इसमें अवेलेबल है या नहीं। अभी क्या पूछ सकता है, देखो मैं बता देता हूँ कि वो ऐसे एक फिगर दे देगा, फिर ये पूछेगा कि बताइए ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये अवेलेबल है कि नहीं इस फिगर में। जो ये फिगर बना हुआ है उसमें रेड वाले कलर वाला जो दिख रहा है कि बताओ कि क्या ये इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं। साइज पर मत जाए ना, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। आप इमेज देखो तो आपको दिखेगा कि हाँ ये इमेज अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है, देखो ये रहा, ठीक है, दिख गया आप लोगों को। इस तरीके से बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा और बड़ा बनाना था इसको, मतलब पॉइंट ये है कि आप ऐसे कर सकते हो इसको, है ना। बाकी ड्राइंग करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नहीं तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर बना हुआ कोई भी उसे बोलते हैं एम्बेडेड फिगर, ठीक है ना। एक तो ये चीज, एक आता है इसमें, मतलब ये जो फिगर वाले क्वेश्चन है ना वो तो मैं खैर क्वेश्चनों से समझाऊंगा, वो फोटो दिखाकर, क्योंकि बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगला होता है कि इसमें डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं, ठीक है, और फिर उसमें ऐसे कहीं डॉट बनाया हुआ होता है, ठीक है, और इन सभी की एक वैल्यू दी हुई होती है कि भाई इस ट्राइंगल का मीनिंग क्या है, सर्कल का मीनिंग क्या है। इसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। इसमें आपको वो डॉट बताना होता है जो सबसे ज्यादा फिगर्स के अंदर आ रहा है। तो दोनों डॉटों में अगर मैं इनका नाम दे दूं, इसका नाम ए है, इसका बी है, तो बताओ ऐसा कौन सा डॉट है जो हर डायग्राम के अंदर आ रहा है, मतलब हर फिगर के अंदर आ रहा है, ऐसे सर्कल, स्क्वायर, त्रिभुज। तो आपको मालूम पड़ेगा जो बी वाला है ना, बी, देखो बी, ये बी जो है वो देखो इस स्क्वायर के अंदर भी है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर भी है, और सर्कल के अंदर तो है ही। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो हर एक इमेज के अंदर है, और हर एक जो आकृति आपने बनाई है उसके अंदर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डॉट स्ट्रक्चर के। तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि वो डॉट कितने इमेजेस के अंदर आ रहा है, ठीक है, कितने इमेजेस के अंदर आ रहा है। और फिर अगर वो पूछ ले कि आपको बनाना है डॉट यूं का यूं, तो आपको अगेन वही डॉट बनाना पड़ेगा जो सारी इमेजेस के अंदर आ रहा हो। ये पॉइंट समझ में आ पा रहा है ना। इसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो ये मोटा मोटी टॉपिक हैं इसके। अब हमारे जो दो टॉपिक बच रहे हैं वो एक है क्लॉक और एक है कैलेंडर। ये दो टॉपिक, क्लॉक और कैलेंडर होते ही हमारा रीजनिंग वाला पार्ट हो जाएगा। फिर हम आएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। तो दो टॉपिक और होंगे, एक क्लॉक वाला और एक कैलेंडर वाला। तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उस क्लॉक और कैलेंडर में मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कहीं है मेरे पास कैलेंडर, ठीक है। चलो देख ही लो पूरा, ये ना क्वेश्चंस कल करा देंगे, समझा देता हूँ, ये नोट करते हुए चलिएगा। हम लोग जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। हम लोग जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसके अलावा बहुत सारे कैलेंडर्स आते हैं, मतलब आते हैं इन द सेंस दुनिया में प्रेजेंट है। जैसे हमारे विक्रम संवत है, हिंदी कैलेंडर है, ठीक है, हिंदी कैलेंडर जिसमें पोष माह फागुन महीने होते हैं,
है ना, जिसमें हम लोग तिथियों के हिसाब से काउंट करते हैं दिनों को, उन्हें हमारा नॉर्मल कैलेंडर बोलते हैं। इसके अलावा विक्रम संवत चल रहा है, हिजरी संवत चल रहा है मुस्लिम लोगों का, है ना। इस तरह से बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, ठीक है। तो नहीं, कैलेंडर बहुत सारे हो सकते हैं। हम जो जिसमें संडे मंडे 1 2 3 4 ये आते हैं, उस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और आज के टाइम में दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है। इसमें 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का मिला के एक हफ्ता होता है। एक हफ्ते से मिलके महीने बनते हैं। महीने में 30, 31 या 28, 29 दिन हो सकते हैं। 28 और 29 स्पेशल केस है फरवरी के लिए, बाकी जो 30 या 31 दिन होते हैं। पूरे साल भर की बात करें, है ना, देखते हुए चलिएगा, ये नोट भी कर लेना जिसको जहाँ पे दिक्कत हो रही हो ना, जिसको लग रहा हो कि यार ये तो मालूम नहीं था, है ना। पूरे साल भर की बात करें तो 365 या 366 दिन हो सकते हैं। जब 366 दिन होंगे तो उसे लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ जरा एक बार। हाँ जी, लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम वाले कौन लोग हैं जो हिंदी मीडियम से यूपीएससी देना चाहते हैं? कोई तो होगा इसमें। हाँ बताओ, लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेसिक क्वेश्चन है बहुत। नहीं मालूम? लीप वर्ष ही बोलते हैं सर। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में एक ही बात बोलते हैं, ये भी सही है। अगर ये अगर ये इंग्लिश वर्ड है तो इसका हिंदी वर्ड वो होता है, मतलब हिंदी होगा इसका, ठीक है। चलो बता देता हूं मैं, लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष। और ये तो एक बहुत छोटी सी चीज थी बस बताने के लिए कि अगर अभी भी वक्त हो, अधिवर्ष, ठीक है ना, ये वर्ष में सायु, ठीक है ना, वर्ष, लीप ईयर, ठीक है। और इतना समझ लो कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी में कुछ ना कुछ मीनिंग होता, मतलब हिंदी में कुछ होता है ना। हिंदी और इंग्लिश सेम नहीं हो सकती। बहुत ही कम चीजें हैं जिनके लिए हिंदी और इंग्लिश सेम यूज कर रहे होते हैं, बहुत ही कम, बट उनका भी हिंदी होता है, ठीक है। अधिवर्ष बोलते हैं। तो जिसमें 364 दिन वो अधिवर्ष, बाकियों में 365 दिन जिसे सामान्य वर्ष बोलते हैं, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। 10 सालों से मिलकर एक बनता है डिकेड, दशक। डिकेड मतलब दशक, दशक यानी 10 वर्षों का समूह। फिर एक होता है 100 साल, 100 साल मिलकर बनता है सेंचुरी, शताब्दी। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक कोड आना चाहिए और वो है ये, ठीक है। ये लिख लो आप लोग बड़े ध्यान से कि कोड दिया हुआ है नॉर्मल ईयर के लिए और लीप ईयर के लिए, है ना, लीप ईयर के लिए। मैं भी बोल देता हूं, ये नॉर्मल ईयर है जे एफ, ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कोड एन के लिए 144025036 ठीक है। ये है नॉर्मल ईयर का कोड। और कुछ पूछना चल रहे हैं कोई? अंकुर जी पूछ रहे हैं कुछ? जी सर। हाँ जी। कई सवाल होता आता है सर इसमें सर कि उस साल में सर उस दिन कौन सा होगा? हाँ वही नहीं, हाँ 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 वही बताएंगे, वही बता, हाँ हाँ वही उसी के लिए लिखवा रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो मैं कुछ चीजें क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख पाए कि नोट क्या क्या करना है। अब आपको जो ये स्क्रीन पर चीजें दिख रही है ना, इनको नोट करना है। ठीक है, ये बड़ा कलरफुल लिखा हुआ है, मैंने पता नहीं तब कैसे मन किया था कलरफुल लिखने का। हाँ जी देख लो, तो कोड
देन नॉर्मल ईयर का कोड दिया हुआ है और लीप ईयर कोड दिया हुआ है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के कोड में सिर्फ 2 अंतर होते हैं, जनवरी और फरवरी के कोड में, बाकी सारे सेम होते हैं। 2 ही क्यों? क्योंकि सिर्फ फरवरी में ही फर्क पड़ता है लीप ईयर में, बाकियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा लीप ईयर के लिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपने कोड लिख लिया। देन साइड में लिखे हुए हैं डेज। डेज में एस फॉर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन ये ईयर लिखी हुई है 2100 से 2199, 2000 से 2099, 1900 से 1999, 1800 से 1899, 1700 से 1799। फिर ये लिखा हुआ है R-3, R-1, R+2, R+4 डे, R फॉर रिमाइंडर, है ना। ये नोट कर लो आप कॉपी में। हाँ जी, नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, नोट ही करना है ना, नोट करिएगा। अगर आपको इतना याद रहा, बस अगर आप ये पहले समझ जाओ इन चीज़ों को, तो आप किसी भी डेट का, जो भी आपको डेट दी गई हो, उसका डे निकाल सकते हैं। इसकी थोड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि यूपीएससी भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, मतलब ऐसा भी नहीं पूछेगा कि बताओ पहली शताब्दी में कौन सा दिन था, है ना। एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये उन सभी जगह अप्लाई होता है ना। इससे हम लोग ऐसे 100, 200, 300 सालों के अंदर में जो भी डेट का डे रहेगा वो निकाल सकते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा क्या है, फिर क्या चीज़ हुई, ठीक है। डेट, उससे डे निकाल सकते हैं। ये कैलेंडर है, कैसे निकालते हैं वो भी एक बार देख ही लो। एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आज की डेट ले लेते हैं, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा तुरंत। मेथड देखेंगे एक बार और फिर उसी तरीके से सारे क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे आज की डेट ले लेते हैं, क्या है आज? 25 अप्रैल 2023 है, यही है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना है, हमें डेट लिखनी है। डेट कितनी है? 25, तो डेट लिख दिया हमने, ठीक है। फिर देखो मंथ दिया हुआ है, तो मंथ का कोड देखो, अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या दिया हुआ है? 0, तो 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने डेट लिख दी, फिर हमने क्या लिख दिया? मंथ का कोड लिख दिया। अब ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखिए, तो ये हो गया 23, 2023 चल रहा है। अब 23 में 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 सालों के बाद लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड करो। देखो डिवीजन कितनी बार गया और पॉइंटों में नहीं बताना है हमें। तो 4 5 20 होता है, 4 5 20। कितनी बार डिवाइड हुआ? 5 बार, क्योंकि पॉइंटों में हमें लिखना नहीं है। समझ में आई बात यहाँ तक? 23 में डिवाइड किया 4 से, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। हम बोल रहे हैं पॉइंटों में लिखना नहीं है, तो हमने पूरा नंबर जो इसमें अवेलेबल है वो क्या है? 4, मतलब 5 है, तो 5 लिख दिया। अब इन सभी का टोटल कर दो। क्या करोगे? टोटल करिए। टोटल किया, देखो टोटल करो कितना आएगा। यहाँ पे हुआ 3, यहाँ पे आएगा 5, 53 हो गया। अब इस 53 में हमें दिन निकालना है, तो दिन, हफ्ते में दिन होते हैं 7, तो हमें इस 53 को डिवाइड करना है 7 से। 53 को डिवाइड करना है 7 से। 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है। हाँ जी, यस और नो? तो 49 होता है। अब हम देखेंगे कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 4 बच रहा है, 4। अब देखो यहाँ पे, अब वो ईयर पर आओ, 2000 से लेके 2099 के बीच में 2023 आएगा। सेकेंड लाइन देखो, 2000 से 2099 के बीच में अगर कोई है तो उसमें करना पड़ता है रिमाइंडर -1। तो जो हमारा ये 4 आया हुआ है, ये क्या है? रिमाइंडर ही तो है, क्योंकि भाग देने पे जो बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। शेषफल यानी रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर में 1 घटाओ, इसमें 1 घटा दिया, क्या बचा? 3। क्या नंबर आया? 3। 4 में से घटाया तो क्या आ गया? 3। अब ये जो साइड में लिखे हुए हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे,
उसमें देखो 3 के आगे कौन सा दिन लिखा हुआ है, तो आप देखोगे 3 के आगे लिखा हुआ है टी यानी ट्यूसडे, मंगलवार। तो क्या आज मंगलवार है? बिल्कुल, बस तो निकल आया। इससे आप ये अभी पहली बार देखने में, जिन्होंने पहली बार देखा होगा उनको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जिन्होंने पहले पढ़ा है और पहले किया हुआ है बहुत आसान है, बहुत छोटा सा मेथड है। अभी आपको पहली बार देखने में बड़ा लगेगा, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसका आप मन ही मन में आंसर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिना पेन और पेपर उठाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं। इसके फर्दर एग्जाम्पल हम लोग कल की क्लास में करते हैं, मतलब और एग्जाम्पल कल करेंगे। अभी के लिए इतना आपने लिख लिया, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और देखना आप लोग इसके आंसर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कर लोगे तो अच्छी बात, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके ओके देन मिलते हैं। इस वीडियो को अपलोड, हाँ बिल्कुल इसको अपलोड कर देंगे और कल वाला भी अपलोड कर देंगे। बन तो चुका है, बस अपलोड करना बाकी है। बिल्कुल हो जाएगा अपलोड, आज हो जाएगा। ठीक है।